Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about the Harpan civilization और Indus Valley civilization, यानी हरपन कल्चर और इंडस वैली कल्चर जो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा है। उस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स इस नाम इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर जो पूरा हमारा इस पूरे चैप्टर के लिए सोर्स जो इस्तेमाल किया है उसमें मैक्सिमम ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स एज ए आर्कोलॉजिकल सोर्स इस्तेमाल किया इस चैप्टर को लिखने के लिए। तो हम एक ऐसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहा है, ऐसे एक टॉपिक के ऊपर जो लेट 19 सेंचुरी तक ये चैप्टर हमारे नोटिस में नहीं था, पूरे इंडिया के नोटिस में नहीं था कि हमारा भी एक ऐसा सिविलाइजेशन और कल्चर पहले रहा है। इस चीज़ के बारे में पता नहीं था क्योंकि हम जब भी हिस्ट्री स्टार्ट करता था तो 1500 BC यानी वैदिक एज से स्टार्ट करता था। तो आज हम उस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहा है क्योंकि लेट 19 सेंचुरी के बाद जो डिस्कवर हुआ है हमारे इंडिया में कि एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा है। इस चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरपन कल्चर भी हम कहा जाता है। क्योंकि इंडस वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौम पूरा इंडस रिवर पे बसा हुआ था या कुछ सरस्वती रिवर पे भी था। मैक्सिमम साइट जो है इंडस रिवर पे था, जो मेजर साइट है इसका। और हरपन कल्चर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला सिटी जो एक्सकेवेट हुआ है हरप्पा उसका एक डिस्टिंक्टिव जो कल्चर था, सेम बाकी सिटीज़ में, बहुत सारे मेजर सिटीज़ में यही सेम कल्चर, सेम जो आर्टिफैक्ट चीज़ा देखने को मिला, जिसके बेस पे हमने कहा कि ये पहला सिटी जो एक्सकेवेट हुआ था हरप्पा, उसकी बेस पे और वहाँ से जो कल्चर मिला वो सेम बाकी जगहों में भी सेम देखने को मिला। इस बेस पे हम इसको हरपन कल्चर भी कहता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कि इस चैप्टर के इस कौम के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कि हमने कहाँ से पढ़ा, कैसे पता है कि हमें सोर्स क्या है, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करता है। द हरपन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हरपन or Indus Valley civilization. Harpan seals contain animal and plant motif and sign from the script that remain undeciphered. हरपन जो सिविलाइजेशन, ये कल्चर जो है हमने वहाँ के सील्स जो हरप्पा से मिला, खासकर वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक अलग सा एक फीचर था क्योंकि एनिमल मोटिव्स पे लिखा हुआ इस तरह के सील्स हमें देखने को मिला। और ये जो सील्स है, हालांकि इसको हमने अभी तक अनडिस्कवर्ड है, यट अनडिस्कवर्ड, क्योंकि यहाँ के स्क्रिप्ट हमने सील्स स्क्रिप्ट समझा ही नहीं, यहाँ के स्क्रिप्ट क्या लिखा है सच्चा वो चीज़ हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमने उनको पढ़ा, हमने उनकी मोनूमेंट्स को पढ़ा, खासकर सोर्स में मोनूमेंट्स वहाँ से जो मिला या सोर्स में वहाँ से जो चीज़ आर्टिफैक्ट मिला हरपन साइट से, उन आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया, उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि हरप्पा के लोग ऐसे थे, ये खाते थे, ये पहनते थे, इनका मकान का स्ट्रक्चर ऐसा था। जो चीज़ वहाँ से मिला उन्हीं जो आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करके उन्हीं के बेस पे हमने स्टडी किया है। अगर हम इसके यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो इनके जो सोर्स हैं हमें देखो, इनके मकान, इनके पोर्ट्स, इनके ऑर्नामेंट्स, सील्स या बीट्स, या हमने पहले ही नाम पे बता दिया ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स, जो चीज़ वहाँ से मिला उनके बेस पे हमने इस कल्चर का स्टडी किया है। तो अगर हम इस कल्चर के बारे में हमें पता होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल होता है, भाई ये कल्चर जो है हमको पता चला तो कुछ इसके पीछे भी बैकग्राउंड में कुछ स्टोरीज है, भाई कैसे पता चला। उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है, भाई ये लोग खाते क्या थे, फिर कैसे रहते थे, इनका रहन सहन क्या था। तो अगर पता के बारे में कहे तो हमें मतलब बहुत सारे ऐसे मिथ्स तो था कि एक सिविलाइजेशन था ज़रे बोलने का, लेकिन बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स जब रेलवे ट्रैक वगैरह बनाते समय कई ज़मीन के नीचे से ईंट वगैरह निकल रहे थे और उनको इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रिक्स को देख के हमें लग रहा था कि ये एक मैन मेड है, जिसके कारण इस चीज़ पे सोचने पे, इस पे एक्सकेवेट करने पे आर्कोलॉजी का टीम बैठने पे मजबूर हुआ इन चीज़ को स्टडी करने के लिए। फिर वहाँ से पता चला इस कल्चर के बारे में। अब सबसे पहले हमें पता चला इस कल्चर के बारे में, तो ठीक है, हम लास्ट में इसमें आएंगे कि कैसे पता चला, कौन था इस पे एक्सकेवेट करने के लिए, आर्कोलॉजी कौन था, उस पर आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, वहाँ के लोग फिर खाते क्या थे। वहाँ कुछ ऐसी आर्टिफैक्ट्स मिला, उस आर्टिफैक्ट के बेस पे हमने ये एजम्पशन बेस पे ये कहने लगा कि आर्कोलॉजिस्ट ने, खासकर आर्कोलॉजी का पूरा टीम बैठा तो उनके बेस पे कहा भाई ये लोग ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमें वहाँ से कुछ सील्स मिला, कुछ टेराकोटा स्कल्पचर्स मिला, टेराकोटा यानी क्ले का कुछ स्कल्पचर्स मिला, जिनमें बुल या
प्लफ वगैरह चीज़ बना हुआ था, उनके टॉयज़ बना हुआ था, बुल का हो या प्लफ का हो, हल हो या ये जो बुल वगैरह। तो क्योंकि हम आज भी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बुल हल वगैरह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम क्लियर जानता है ये चीज़ एग्रीकल्चर के लिए हम इस्तेमाल करते थे पहले भी, आज भी थोड़ा टेक्नोलॉजी आया है, थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है, लेकिन ये तो है लोगों को पता कि ये चीज़ होता है, आज भी रूरल एरियाज़ में ये चीज़ चलता है। ख़ासकर हमें एक टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ मिला, बनावाली और चोलिस्तान जो हरप्पा का 2 साइट है वहाँ से देखने को मिला, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ मिला। हल का एक क्ले का बना हुआ एक मॉडल मिला, क्ले यानी टेराकोटा एक किस्म का क्ले है, जो लाल रंग की जो मिट्टी होता है उस क्ले को टेराकोटा कहा जाता है। तो उस क्ले के बने हुए टॉयस मिला। तो जाहिर सी बात है हम टॉयस तब बनाता है जब इस चीज़ को रियल में देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम रियल में देखते हैं तभी जाके हम उसका क्या बनाता है, टॉयस बनाता है। तो वहाँ टॉयस इसलिए बना था क्योंकि लोगों ने हल देखा था रियल में, ये ऑब्जेक्ट मतलब हल प्लफ कल्टीवेशन होता था, ये चीज़ का कुछ प्रूफ हमें बनावाली और चोलिस्तान यानी आज के इंडिया के स्टेट हरियाणा जो है वहाँ पे 2 हरपन साइट देखने को मिला, एक बनावाली दूसरा चोलिस्तान। वहाँ से हमें क्ले का एक टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ मिला जिसके बेस पे हम कह रहे हैं कि हल कल्टीवेशन होते थे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा आगे और चले तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ प्लफ फील्ड मिला, काली बैंगन जो आज राजस्थान में है, वहाँ से हमें एक एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में पता चला। जब आर्कोलॉजी का टीम बैठा था, एक्सकवेट कर रहा था, तो एक्सकवेट करते करते वहाँ से एक एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में पता चला। और कुछ उसके अलावा आर्कोलॉजी को यहाँ से इस प्लफ फील्ड में कुछ प्लफ का फोरस मिला जहाँ से रो निकाल के था, कल्टीवेशन यानी एक टाइम 2 जो सीड्स कल्टीवेट करने के लिए हमारा मैक्सिमम वुमेंस लोग खेतों को जिस तरह ये बनाता है या मेन बनाता है या मेल कहीं पे वुमेंस इस काम को करता है, कहीं पे मेल इस काम को करता है, तो उनको पता है खेत को जब कल्टीवेशन के बाद किस तरह इन चीज़ों मिट्टी को इधर उधर करके सेटिंग किया जाता है। इस तरह के कुछ फ्रोज देखने को मिला हमें, कहाँ से, इसमें काली बैंगन से, जो राजस्थान का एक हरप्पा का एक साइट है काली बैंगन यानी ब्लैक बेंगल्स, इसको फेमस नाम है ब्लैक बेंगल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ब्लैक बेंगल्स मिला था आर्कोलॉजी की टीम को। फिर हम थोड़ा और आगे जाए तो हमें पता चलता है जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो कुछ वुडन हैंडल्स के, कुछ स्टोन के टूल्स, कुछ ब्लेड्स, कुछ चॉपर्स, इस तरह की चीज़ात मिला जो रोज़मर्रा हमारी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। आज भी हमारे घर में, हमारे घरों में होता है इस्तेमाल करने के लिए, कभी कुल्हाड़ी होता है, कभी खोदने वाला टूल्स, कभी बाकी चीज़, इस तरह के कुछ टूल्स यहाँ से मिलता है हरप्पा के इन जगहों से ट्रेस हो जाता है। ख़ासकर कॉपर के बने हुआ था, मेटल था, वुडन था, स्टोन का था। तो इन चीज़ों के बेस पे हमें पता चला कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के कामकाज होते थे। और थोड़ा बहुत इसमें देखा गया तो हमें कनाल्स के बारे में पता चला, यानी वाटर रिजर्वर्स के बारे में पता चला हरप्पा से। तो इन सारे चीज़ ने हमें एक चीज़ तो बता दिया कि यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर के कामकाज करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या चीज़ करते थे, क्या खाते थे, उस चीज़ के बारे में भी हमें नीचे से देखते देखते प्रूफ मिल जाता है। अब फिर क्या खाते थे, इकोनॉमी क्या था, मेन स्ट्रेटजीज क्या था इनका, हरप्पा के लोग जो है सबस्टेंस क्या था इनका मेन, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो हमें जब आर्कोलॉजी का टीम इस जगह को एक्सकवेट करने बैठा, खासकर हरप्पा हो या मोहनजोदारो हो, कुछ बड़े बड़े साइट रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उनको जब एक्सकवेट करने बैठा बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट, तो उनको पता चलता है वहाँ से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे सीड्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीड्स दैट प्रोडक्ट हमें पता चलता है कि जाहिर से बात है अभी हम किसी घर में घुसे या 10 दिन 1 महीना बाद किसी घर में जाए, वहाँ मुर्गी का लेग पीस मिले तो हम बोलता है ज़रूर इसने चिकन खाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ मुर्गी का लेग पीस का हड्डियाँ मिल रहा है, या बकरी का कुछ ये हड्डियाँ वगैरह मिला तो ज़रूर इसने बकरी खाया। इस तरह जो चीज़ वहाँ से मिला, बून्स, इस चैप्टर में एक नाम बहुत बढ़िया नाम है बून्स, जो बेस बना इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, या कुछ सीड्स मिला, जैसे कि किसी घर में अगर चावल का दाना ज़्यादा गिरा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ चावल कहीं ना कहीं ये लोग जानता है यहाँ पहुँचा है ज़रा। इसी तरह जो है आर्कोलॉजी की टीम को भी जब स्टडी किया गया तो कहता है यहाँ से बहुत सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, खासकर फूड ग्रेन्स के बारे में, सीड्स के बारे में, डाइटरी प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एक्सकवेट किया गया। तब खासकर जब हमें प्लांट्स के बारे में पता चला या एनिमल्स के बारे में पता चला तो जाहिर सी बात है प्लांट्स के बारे में बॉटनिस्ट अच्छी तरह जानता है, एनिमल के बारे में आपका जूलॉजिस्ट अच्छी तरह जानता है, लेकिन एंशेंट प्लांट और एंशेंट
इसको एनिमल्स के बारे में हमने जो चीज़ कलेक्ट हुआ आर्कोलॉजी की टीम को, उनको स्टडी करने के लिए हमने आर्कोबोटनिस्ट और आर्कोजोलॉजिस्ट के पास ले गए। तो उन्होंने कहा ये प्लांट जो है, ये सीड्स इस प्लांट का है, ये सीड्स, ये बोन्स इस जानवर का है। जोलॉजिस्ट ने इस चीज़ का पूरी तरह ब्रीफिंग कर दिया। तब हमें पता चलता है कि हरपन में वाइड रेंज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिला। खासकर हमें पता चलता है वहाँ पे जो है एनिमल्स के साथ साथ, एनिमल्स के बोन्स के साथ साथ जो है कुछ सीड्स भी देखने को मिला, जैसे कि एनिमल्स में हमें कैटल का मिला, शिप का मिला, गोट मिला, बफलो जो मिला हमें, या पिग के बारे में पता चला। ये कुछ चीज़ा था, कुछ बोन्स, इन चीज़ों के बोन्स के बेस पे हमने कहा भाई ये चीज़ खाया करते थे। क्योंकि आपके मकान जहाँ पे है उस एरिया को जब एक्सकेवेट करे तो जाहिर सी बात है वहाँ से तो बकरी, मुर्गी वगैरह का हड्डियाँ वगैरह जब मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये लोग ये चीज़ खाया करते थे। जाहिर सी बात है डॉग का बोन्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम ये चीज़ खाता नहीं है, तो हमारे घरों के आसपास में ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो लॉजिकली और रैशनली आर्कोलॉजी की टीम ने इसको एक्सकेवेट करके जो चीज़ मिला उनको स्टडी किया, उनको फिर डेटिंग किया कि कब का है, कार्बन डेटिंग किया वगैरह करके पता चला कितना पुराना है। तो हमें पता चलता है इस कल्चर का एग्जैक्ट डेट जो है 2600 BC या 2650 से लेके 1850 1750 के बेस में जो है ये कल्चर रहा है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरपन कल्चर। तो खाने के बारे में कैसे पता चला? खासकर हमें ये हड्डियाँ मिला, इनका देखो कैटल का मिला, शिप का मिला, गोट, बफलो वगैरह का मिला। उसको हमने आर्कोजोलॉजिस्ट के पास ले गए, स्टडी किया तो पता चला ये इस जानवर का है, ये इस जानवर का है। तो इस बेस पे हमने कहा भाई ये लोग इन जानवरों को खाया करते थे। अगर हम फूड ग्रेन के बारे में करें तो देखो व्हीट के बारे में हमें पता चला, बार्ली के बारे में, लिंटल, चिकपी, सेसम से या मिलेट्स या राइस वगैरह के, राइस के बारे में थोड़ा बहुत कम मिला, रेयर इन्फॉर्मेशन मिलता है। कुछ जगहों में ही रेयर इस्तेमाल, ये राइस इस्तेमाल होते थे, ये हमें पता चलता है। तो इस बेस पे हम कहता है हड़प्पा के लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कुछ वाइल्ड स्पेशीज़ का भी हमें हड्डियाँ मिलता है, जैसे कि हमें कुछ बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पेशीज बोर, डियर एंड गर्ल वेर आल्सो फाउंड। कुछ वाइल्ड स्पेशीज़ का अभी हमारे घरों के आसपास में देखेंगे तो जाहिर सी बात है हिरन का हड्डियाँ तो मिलेगा नहीं, बाकी चीज़ों का मिलेगा नहीं, बोर वगैरह का मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास वाइल्ड स्पेशीज़ अभी होता ही नहीं है। हम इन चीज़ों को तो प्रोटेक्ट के लिए आजकल ये देखता है। तो उस वक़्त के लोग मैक्सिमम हंटर भी होते थे, कई जगह से हंटर भी आते थे, तो ये लोग ट्रेड के ज़रिए भी मीट खरीदते हैं, वटेवर सो जैसे भी लाता था। लेकिन ये चीज़ कम मिलने के कारण हमें पता चलता है ये वाइल्ड स्पेशीज़ जो है या तो कहीं ये लोग हंटिंग करते थे, इस पर कंक्लूजन नहीं हुआ अभी आर्कोलॉजिस्ट को कि या ये हंटिंग करते थे या दूसरे से ये खरीदते थे इस चीज़ के बाद। लेकिन थोड़ा बहुत उनकी हड्डियां मिलने के कारण हमें पता चलता है ये वाइल्ड स्पेशीज़ भी इनके यहाँ हुआ करते थे। मीट के साथ साथ हंटिंग कम्युनिटीज़ भी कहीं ना कहीं हड़प्पा के टाइम में हुआ करते थे। इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा पता चलता है। तो अब इस कंक्लूजन में ये आता है इनकी सब्सिस्टेंस जो स्ट्रेटजीज़ है, क्या खाते थे, उन चीज़ों को हमें इन्हीं चीज़ से पता चलता है। वहाँ मिले हुए आर्कोलॉजी की टीम को जो वहाँ से जो बोन्स मिला, वहाँ से जो सीड्स मिला, कौन कौन सी प्लांट्स का सीड से ये पता किया हमने, किस किस जानवर के बोन से ये पता किया, उस बेस पे कहा नहीं ये जानवर खाते थे, ये मीट खाते थे, ये प्लांट्स खाते थे, मतलब ये प्लांट्स खाया करते थे, ये पता चला। अब जाहिर सी बात है प्लांट्स वगैरह खाया करते थे, उसके सीड्स वगैरह मिलने के कारण, या राइस का या व्हीट का या बार्ली का, तो सवाल हमारे दिमाग में बनता है भाई फिर ये इनको कैसे कल्टीवेट करते थे, कल्टीवेशन का ये जो है तरीक़ा क्या था। ये और एक सवाल बनता है कि किस तरह कल्टीवेट करते थे, क्या हल कल्टीवेशन था या कहीं से ख़रीद के लाते थे। उस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि कहीं ना कहीं हमें बुल्स के बारे में पता चलता है, प्लफ मॉडल मिलता है। भाई हल का मॉडल मिलने का मतलब हल कल्टीवेशन होते थे। तो जाहिर सी बात है हमें पता चला यहाँ एग्रीकल्चर ये लोग कल्टीवेट करते थे ये चीज़ात। ख़ासकर बानावाली और चोलिस्तान से जो प्लफ मॉडल मिला, या काली वेंगन से जब प्लफ कल्टिवेटेड फील्ड्स के बारे में पता चला, ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि ये लोग ये खाते थे, एग्रीकल्चर इस तरह किया करते थे। तो हमें पता है ये कौम इस तरह क्या करते थे। अब जाहिर सी बात है यहाँ आया तो चैप्टर में पूरी तरह कुछ जगहों का नाम नहीं आता है, इसलिए हमें डिस्कस करना पड़ता है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ इसमें मोर देन डजन्स ऑफ साइट एक्सकेवेट हुआ है। उनमें से जो पहला हुआ है हड़प्पा, या उसके बाद मोहनजोदारो जिसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, क्योंकि एक पहाड़ की तरह डेड के पहाड़ जैसे बने हुए थे, वहाँ से हड्डियाँ गिर जाती थे वगैरह गिर जाते थे, लोग चलते। बाद में पता चला एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट
टाउन है हरप्पा का, ख़ासकर पंजाब पाकिस्तान में, ये सिंध पाकिस्तान में है दूसरा हरप्पा, और ये दोनों ये लार्जेस्ट कुछ साइट आज पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्युपाइड पंजाब के पास है। तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो एरियाज़ हरप्पा के बहुत बड़े सिटीज़ हुआ करते थे, जिनमें हरप्पा, मोहनजोदारो, काली बेंगन, राखीगढ़ी, आपका में अभी हमने बताया चोलिस्तान, बनावाली, या और भी बहुत सारे लार्जेस्ट सिटीज़ हुआ करते थे हरप्पा के अंडर। नॉर्थ में देखा जाए हमारा जम्मू में जो फेमस सेट था मुंडा, ऐसा कुछ मुंडा नाम के था। तो जाहिर सी बात है कि हरप्पा के जितने भी सिटीज़ था उनमें से कम ही सिटीज़ को एक्सकेवेट किया है, कम ही सिटीज़ को स्टडी किया है, क्योंकि आपको पता है जगह को एक्सकेवेट करना कितना हैवी और कितना एक्सपेंडिचर चीज़ है ये चीज़। तो लिहाजा जितना पता चला उनमें से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। या इनकी स्क्रिप्ट के बारे में तो हमने बताया, नॉट डिस्परिट कहा गया है, तो स्क्रिप्ट तो हमने जाना नहीं, अगर जानता तो हमें बहुत इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता। तो ये चीज़ खाते थे, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है हम, तो देखते हैं फिर ये इनका मकान का स्ट्रक्चर कैसा था। ये जो ईंट यहाँ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये कुछ ग्रेनरीज और कुछ टाउन है जो हरप्पा के वहाँ जो जब एक्सकेवेट किया तो हरप्पा, खासकर मोहनजोदारो और हरप्पा से जो मिला उनके बारे में ये कुछ फोटोज है, जहाँ से आपको पता चलता है भाई किस तरह के टाइप के मकान और ये हुआ करते थे। अगर ख़ासकर इनमें ख़ास खूबी क्या था भाई, जो आज हमारे पास नहीं है या इनमें था, या ख़ास खूबी उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में ये कौम जिसको हमने सिविलाइजेशन कहा, यानी आज भी इतना लोग को ये नहीं दिखता है जितना उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सिविलाइज। आज भी मैक्सिमम एरियाज़ आपको देखो, हमारा टाउन या बाकी जो जगह है मैक्सिमम प्लानिंग के साथ नहीं है, लेकिन उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में अगर इनका टाउन को देखा जाए, उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेशक आज का प्लानिंग बहुत बड़ा टॉप क्लास के है, लेकिन उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम तो वो टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ा यूनिक फ्यूचर रहा है। वहाँ के टाउन प्लानिंग के साथ बना हुआ था, क्योंकि वहाँ मिले हुए चीज़ों से, वहाँ की सिटीज़ के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है ये टाउन प्लानिंग के साथ बना हुआ है। टाउन प्लानिंग के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम कितना वेल प्लान के साथ बना हुआ है, जो घर का स्ट्रक्चर कितना प्लान के साथ बना हुआ है, ये चीज़ एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर रहा है इस हरप्पा का, हरप्पन कल्चर का। तो सबसे पहले यूनिक फीचर हम देखता है। अब टाउन प्लानिंग देखा तो जाहिर सी बात है हम सारे टाउन को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्लास 12 का है और आजकल इस क्लास में तो हम जस्ट 30-40 मिनट में आपको पता है ये जो क्लास कंक्लूड करना होता है। तो इसमें पूरा ब्रीफली हम फास्ट चलना पड़ रहा है, लेकिन ब्रीफली हम एक सारे टोन्स के ऊपर तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपका सिलेबस भी रिकमेंड नहीं करता है सारे टोन को। तो उनमें से उन्होंने एक टोन उठाया मोहनजोदारो को, जो लार्जेस्ट सिटी था उसको उठाया। भाई ये टोन कैसा था, फिर मोहनजोदारो कैसा था, ये सिटी ऑफ मोहनजोदारो का प्लानिंग कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था। तो सिटी ऑफ मोहनजोदारो को अगर हम स्टडी करता है तो इसका जो है दो बेस पे हम स्टडी करता है। द स्टेडल सेटलमेंट एज स्मॉलर बट हायर कॉल्ड एज स्टेडल। ये वो एरिया जहाँ पॉपुलेशन कम रहता था लेकिन टोन लंबे लंबे मकान, जाहिर सी बात है बड़े बड़े मकान और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हायर पोजीशन पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हुआ करते थे, लेकिन बहुत कम था बिल्डिंग्स, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स था। तो बड़े बिल्डिंग्स जाहिर सी बात है अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं कहीं पहुंच गया तो जब बड़े मकान देखेगा तो देखें हाँ ज़रूर किसी साइड का होगा, अमीर का होगा, या ज़रूर किसी बड़ा राजा महाराजा बैठता होगा, या ज़रूर बड़े बड़े लोग रहता होगा। ये तो हमारे फितरत में है कि एक बड़े मकान देख के हमें ये चीज़ लॉजिकली सोच में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टेडल जो टाउन था स्मॉलर था लेकिन अपर था, ठीक है। और स्टेडल्स में जो बिल्डिंग बना हुआ था वो अक्सर मड ब्रिक्स से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? मड ब्रिक्स, यानी मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पहले बनाने के बाद आपको पता है क्ले को ला के इसको ब्रिक्स बनाना वगैरह करना। ख़ासकर वहाँ के जो स्टेडल जो एरिया है वहाँ पूरे जो है एरियाज़ को वॉलिड किया हुआ था, फिज़िकली सेपरेट किया हुआ था स्टेडल को कॉमन पीपल जो रहता है लोअर टोन से। यानी हमें पता चलता है यहाँ दो टोन है, एक अपर टोन है, एक लोअर टोन है। लोअर टोन या स्टेडल, स्टेडल्स बड़े बड़े मकान, बहुत कम मकान। और लोअर टोन्स अगर हमने पढ़े तो लोअर टोन्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पूरे वॉलिड थे इस मकान, इस एरिया को पूरी तरह वॉलिड। जैसे कि हम अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक साइड में मकान था, दूसरे साइड में मकान था, दूसरे एरिया जो अपर है जो स्मॉल कम है मकान लेकिन बड़े बड़े मकान है, उन एरियाज़ को पूरी तरह सेपरेट किया हुआ था दीवार लगा के, वॉलिड दीवार लगा के। किसके साथ? लोअर टोन से अलग किया हुआ था।
क्योंकि उन स्ट्रक्चर्स में हमें बहुत सारे पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होने के कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पता चलता है। अपर टाउन से, जहाँ स्टाइडल से पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे पब्लिक पर्पस के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, या रिलीजियस कुछ इंस्टीट्यूशंस है, आपको पता है हिंदू में मंदिर हो या मुस्लिम में मस्जिद हो या चर्च गिरजाघर कहा जाए या बुद्धिस्ट में स्तूपास वगैरह कहा जाए, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स मिला स्टाइडल से जो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, खासकर किन के पर्पस के लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। तो यहाँ से क्या मिला पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होने के लिए? तो हम जाते हैं यहाँ से जो मिला उनमें से एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है वेयर हाउस, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जो ब्रिक्स से इसका पूरा प्लेटफॉर्म बना के था। लोअर वाला पोर्शन पूरा ब्रिक्स से था और ऊपर जो पोर्शन है ये वुड वगैरह इस्तेमाल करके था, खासकर वुड वगैरह जो है से बना हुआ था। काफ़ी डिकेड हो चुका था क्योंकि ये हम 2500 BC, 2400 BC, तब 2000 BC, 2600 BC की बात कर रहा है। एक्सकवेट किया जाता है हमारा लेट 19th सेंचुरी के बाद। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो वुड तो काफ़ी डिकेड हो चुका था, लेकिन स्ट्रक्चर्स से पता चल रहा था कि स्ट्रक्चर्स का नीचे वाला जितना भी पोर्शन है इस वेयर हाउस का, जो मोहनजोदारो सिटी से मिला हमें स्टाइडल एरिया में जो वेयर हाउस मिला, वो वहाँ का नीचे वाला सारा पोर्शन ब्रिक से बना हुआ था और ऊपर का जो पोर्शन उनमें वुड को इस्तेमाल किया हुआ था। उसके बाद अगर थोड़ा और एक बड़ा बिल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से हमें एक ग्रेट बाथ के बारे में पता चला, बहुत बड़ा बाथरूम के बारे में पता चला। ग्रेट बाथ, खासकर कहा जाता है ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर टैंक, एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड की तरह, खासकर इसकी 4 साइड से बड़े से दीवार लगा के ईंट का, और यहाँ नॉर्थ साइड से एक जगह से सीढ़ियाँ बना के नीचे जाने के लिए कहा जाता है कई जगह, लेकिन ये डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन कुछ वेरिएशन है। लेकिन कहा जाता है इसका जो स्ट्रक्चर था ये 23 फीट इसका विड्थ था और लेंथ में 39 था, और हाइट देखा जाए जैसे बाथरूम है हाउस में हाइट 9 फीट कहा जाता है। लेकिन ये जो बाथरूम था इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ लगा के था। एक बहुत बड़ा बाथरूम, तो जाहिर सी बात है इस बहुत बड़ा बाथरूम में एक बहुत बड़ा आदमी तो होगा नहीं नहाने के लिए लॉजिकली, तो बहुत बड़ा बाथरूम पे भी हमें सोचना पड़ेगा, ये भी तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता होगा भाई, इतने बड़ा इंसान तो नहीं है कि 39 फीट का नहाए यहाँ पे। तो कुछ पब्लिक पर्पस, कुछ रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होने वाला चीज़ अगर हम थोड़ा बहुत सोचेंगे तो लेट हम आएंगे इस पर, लेकिन कहने का मतलब है ये ग्रेट बात हमें मोहनजोदारो सिटी से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदारो सिटी से मिला। खासकर इसके 3 साइड्स में जो है कई जगह जो है छोटे छोटे 8 बाथरूम बना के था, कई जगह से कुआं था जहाँ से पानी आ रहा था, वेल था, और ये जो बाथरूम के साइड में कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए कुछ जगह बना के था। खासकर यहाँ पे 8 इस बड़े बाथरूम के साइड में 8 बाथरूम्स ऐसा था जो दोनों को देखा जाए, देखो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, यानी दोनों साइड से ड्रेनेज का पानी एक ही ड्रेन में चले जाए और वो ड्रेन ड्रॉप हो जाए, हमारी तरह सड़क पे या दूसरे की मकान के छत पे नहीं, बल्कि ये एक ड्रेनेज सिस्टम एक अच्छे खासे कुएं में। क्योंकि इस चीज़ का मैंने पहले ही तारुफ किया कि हम आज भी ड्रेनेज सिस्टम पे फोकस नहीं करता है मकान बनाते समय। मैक्सिमम मकान ऐसे है जहाँ पे आज भी ड्रेनेज सिस्टम को ख़ास नोटिस नहीं करता, भाई हमारा ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएंगे, कैसा रहेगा। लेकिन अगर हम मोहनजोदारो सिटी के देखेंगे, यानी इस कल्चर का 2600 BC का देखेंगे, तो बेशक उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में, हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं बाथरूम को टाइल लगा के बड़ा बड़ा ये गज़र वगैरह लगा के, इतना फैशन नहीं था उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट की। बाथरूम देखा जाए अच्छा खासा बाथरूम हर मकान के साथ अटैच था, जो आज भी हमारे हर मकान के साथ देखने को नहीं मिलता है। आज भी हमारे में हम में ये प्लानिंग नहीं है, लेकिन उस वक़्त लोग इन चीज़ों को नज़र रखते थे, सोचते थे। तो एक ऐसा ग्रेट बाथ के बारे में हमें पता चलता है। ये तो मकान के साथ अटैच वाला बाथरूम बोलूँ मैं, ये अभी ग्रेट बाथ का जिक्र करूँ, ये बहुत बड़ा बाथरूम हुआ करते थे। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये शायद कुछ रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। और रिचुअल्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ ऐसे ही, ये पेन जो जैसे कि मेरा हाथ में पेन है, ये पेन ऐसे ही तो किसी
चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो बना है, जाहिर सी बात है। तो ये बाथरूम भी तो किसी चीज़ के लिए होगा, रिचुअल्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसके साथ मैच नहीं करना, मैं जस्ट एग्जांपल कर रहा हूँ। आज हमारे इलाहाबाद कुंभ मेला में लोग गंगा में डुबकी वगैरह लगाते हो, तो मतलब वहाँ लोग जाते हैं, डुबकी लगाता है, कुछ रिचुअल है। इस तरह के कुछ रिचुअल्स पहले होता होगा, उसके लिए इस्तेमाल करता होगा, कुछ स्कॉलर का सजेस्ट करना है। वरना हम ये नहीं कह सकता कि ये है, ये होगा, क्योंकि इसका तो यही इस्तेमाल होगा। वरना बाथरूम हम खाना खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये ब्रिक्स से बना हुआ था, बहुत बड़ा बाथरूम था, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्ट्रक्चर हमें मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदारो सिटी से मिला। कौन सी एरिया से? स्टैडल एरिया से, अपर टाउन से, जहाँ यानी बड़े बड़े मकान जहाँ पे है, जहाँ बड़े बड़े लोग रहता है, जहाँ तक एजम्पशन बेस पे हम कह रहे हैं, तो उन एरिया से ये चीज़ हमें देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है, हमने स्टैडल के ऊपर डिस्कस किया, तो उसके बाद एक और टोन आता है, जाहिर अलग कर दिया हमने, स्टैडल कर दिया, तो लोअर टोन, क्योंकि ये टोन भी तो सेपरेट था, लोअर टोन स्टैडल, स्टैडल्स को पूरा वॉलेट करके। तो लोअर टोन के ऊपर अगर हम डिस्कस करें, ये टोन भी पूरी तरह दीवारबंदी के अंडर था, साइड से पूरी तरह दीवारबंदी करके था। Several buildings were built on the platforms which served as foundation. कुछ मकान ऐसा था जो फाउंडेशन के बेस पे ही बन के था। कहाँ पे? लोअर टाउन में। यानी इतने बड़े बड़े मकान नहीं था। जाहिर सी बात है, जहाँ बड़े बड़े मकान नहीं होगा, एक नॉर्मल साइज़ का गांव होगा या मकान होगा, तो हम बोल सकते हैं कॉमन पीपल रहता है, आम लोग रहता है। और बड़े बड़े महल में कौन लोग रहता है? तो आप खुद इमेजिन करो इस चीज़ को, ठीक है। Once the platforms were in a place, all buildings actively within the city was restricted to a fixed area. So it seems that the settlement was first planned and then built accordingly. इस सिटी को अगर हम एक्सकेवेट करें, ये वाला सिटी को अगर हम एक्सकेवेट करें, लोअर टाउन को आर्कोलॉजी का टीम ने एक्सकेवेट करके पता किया, तो पहले यहाँ पे पूरा बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर्स बना है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कैसे पता है? जाहिर सी बात, अभी हम मकान बनाएंगे, इस मकान का स्ट्रक्चर ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, इसके नीचे होगा, क्योंकि हमने अलग अलग बनाया। यहाँ पे हमें पता चलता है पूरा एरियाज पहले बनाया गया है, इसके बाद अकॉर्डिंगली द एरिया फिक्स्ड पोर्शन लोगों को बांटा गया है। फिर लोगों को कहा गया फिक्स्ड पोर्शन के कितने एरियाज पे मकान बनाना है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलता है। मतलब पहले पूरा प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया, उसके बाद फिक्स्ड एरिया दिया लोगों को कि यहाँ पे इतने एरियाज, और लोगों को एलो किया कि यहाँ पे मकान, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलता है। दिया कि नहीं दिया, लेकिन वहाँ से एक्सकेवेट होने के बाद ये चीज़ देखने को मिलता है, खासकर फिक्स्ड एरिया दिया है। और वहाँ की सेटलमेंट इसलिए हमें पता चलता है। देखो, अब पहले एरिया बनाता है, फिर लोगों को पूरा प्लेटफॉर्म बनने के बाद एरिया बांटता है, भाई इतने इतने एरियाज पे मकान बनाना है। मतलब कोई तो था जो प्लानिंग के साथ बना रहा था, यानी ये पूरा पहले प्लान किया गया फिर बनाया गया। हमारे तरह नहीं, अभी हमारे बहुत सारे कॉलोनीज आपके सिटी में देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे एक मकान के ऊपर दूसरा मकान का सीढ़ियाँ जाता है, एक मकान ऊपर बनता है, उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ छोड़ना है ये हमें पता नहीं है। लेकिन उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में कितना यूनिक फीचर तो है। जाहिर सी बात है, हमने तो यूनिक फीचर पढ़ा था, ये तो बहुत बड़ा फीचर रहा है यार उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। उस वक़्त की कॉन्टेक्स्ट में जो पहले एरिया में पूरा प्लेटफॉर्म बनाना, फिर प्लान के साथ मकान को बनाना, ये एक यूनिक फीचर ही तो है। और क्या है, हमें पता चलता है ये टाउन प्लानिंग के साथ बनाया है। मतलब टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर रहा है इंडस वैली का, ये यहाँ से पता चल रहा है हमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर ठीक है भाई, मकान उनका प्लानिंग के साथ था, उनकी वहाँ पे प्लानिंग का एक और बात कहा जाए तो जो ब्रिक्स है वो कई साइज़ का ब्रिक्स इस्तेमाल होना। जाहिर सी बात है, उस ब्रिक्स में रेशो का स्टैंडर्ड, अभी हम बाज़ार में ईंट खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, कुछ ईंट ऐसे है जो सीमेंट का बना हो जिनको पानी ना मिलने के कारण इस तरह फेंकने के कारण टूट जाते हैं, वो बिखर जाता है। कुछ ईंट मजबूत होते हैं, तो हमें पता चलता है जाहिर सी बात है यहाँ इसका रेशो सही है, इसको टाइम पे पानी लगा है। यहाँ हमें पता चलता है एक स्टैंडर्ड रेशो का ब्रिक्स इस्तेमाल किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है प्लानिंग के साथ तो बना रहा है, कोई तो है डायरेक्शन दे रहा है, इतने साइज़ में ये मैन्युफैक्चर हो के आ रहे हैं ये ब्रिक्स, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है ब्रिक्स, इसलिए ब्रिक्स पे थोड़ा फोकस करो। यहाँ जो ब्रिक्स मिल रहा है ये स्टैंडर्ड रेशो का था,
तो पता चलता है स्टैंडर्ड रेशो का ब्रिक्स तब बनाया जाता है जब कोई इसको क्लीनली दिख रहा है क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। चल इनकी मकान हमें ब्रिक्स से बना हुआ दिखने को मिला सारा। एक ये अगर हम इनकी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर डिस्कस करें, देखो अभी तक हम डिस्कस कर रहा था, हमें हमारे एरियाज़ को हम कंपेयर कर रहा था, तो जाहिर सी बात है अब हम ड्रेनेज सिस्टम पे आता है। तो ड्रेनेज सिस्टम पे अगर हम डिस्कस करें, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हरप्पन सिटीज, हरप्पन सिटी का एक खास खूबी ये था वहां का वेल ड्रेनेज सिस्टम, जो केयरफुली प्लानिंग के साथ ड्रेनेज सिस्टम को बनाया है, होशियारी से ड्रेनेज सिस्टम को बनाया। इफ यू लुक एट द plan of the lower tone, you will notice that roads and streets were laid on along approximate grid pattern, interesting at right angle, interesting at a right angle। देखो कहा जाता है अगर हम हरप्पन के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, कितना केयरफुली बनाया है ये सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम इस लोअर टोन का प्लान देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम का, तो पता चलता है यहाँ सबसे पहले देखो रोड, मतलब अब ये मत देखना कि आज की आपकी तरफ मैकडम लगा के एक रोड होगा, साइड से मकान होगा, उस वक़्त की कंटेक्स में चलने का रास्ता को ही रोड कहा जाता है, क्योंकि हम 3000 BC की बात कर रहा है, तो ये मैकडम कल का आपका इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट चीज़ा थे। तो यहाँ पे क्या था, जो रास्ता था रोड था, उसकी राइट एंगल में भी मकान, लेफ्ट में भी, यानी अगर हम कहा जाए यहाँ से इस तरफ, ये इस तरफ करके नॉर्थ साउथ, बीच में ग्रिड पैटर्न में इधर भी मकान बना हुआ है, इस साइड में भी मकान, इधर भी मकान, लेकिन सारे मकान का जो ड्रेन कनेक्ट हो रहा है, मेन स्ट्रीट ड्रेन जो रोड के साइड से, आज भी हमारा अगर स्ट्रीट्स में खुदा ना करे 1-2 दिन रेनफॉल हो जाए तो सड़क से चलने वाला पानी कहाँ जाएंगे, ये हमारे पास आज भी प्लान नहीं है। मे भी सड़क के नीचे मकान होगा तो उनके मकान ही भर जाएंगे। आज भी हमारे रोड के साइड से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो उस वक्त हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पे हरप्पा में, वेल ड्रेनेज सिस्टम, वो भी रोड के पहले तो सारे मकान प्लानिंग के साथ बना है, किस मकान से कहाँ ड्रेन जाएंगे, यानी कुछ स्कॉलर सजेस्ट करता है पहले इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया, फिर जाके उसके ऊपर मकान बनाया। यहाँ तक ये कुछ स्कॉलर्स का कहना है। मतलब ड्रेनेज को लेके कितना ये लोग सेंसिटिव था, कितना इन चीज़ों को लेके ये लोग प्लानिंग के साथ बनाते थे। जो मॉडर्न स्टडी जो है कंपैरेटिव स्टडी है, हमें कंपेयर करना चाहिए, हमारे साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि आज का स्टडी कंपैरेटिव स्टडी है, कंपेयर करके पढ़ना है चीज़ों को। तो लिहाजा आप कंपेयर करो अपने एरियाज़ के साथ इन चीज़ों को। भाई ये उस वक्त बनाया हुआ है, हम पढ़ते ही हिस्ट्री इन चीज़ों के लिए कि पास्ट को पढ़ के हम अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को मॉडिफाई कर सके। तो लर्न करो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा बहुत कि यहाँ 2600 BC में भी लोगों ने क्या किया, ड्रेनेज सिस्टम को एक बहुत बढ़िया एंगल से बनाया। फिर जो है मकान बनाने के बाद रोड के साइड से ड्रेनेज सिस्टम है, और वो ड्रेन जाता है एक बड़ा कुएं में ड्रॉप हो जाता है हमारे तरफ ओपनली सड़क पे या कहीं और, या दूसरे के मकान, मौका मिला तो हम खिड़की से दूसरे के मकान में छोड़ने की कोशिश करेंगे ड्रेन सिस्टम, जाहिर सी बात है। लिहाजा इन चीज़ों को होशियारी से क्लीनली देखना कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था। इट सीम्स दैट स्ट्रीट विद ड्रेन्स वेर लेट आउट फर्स्ट एंड देन हाउस वेर बिल्ट, अभी जस्ट हमने कहा था जस्ट, ठीक है, हाउस वेर बिल्ट विद अनबेकेड ब्रिक्स बट ड्रेनेज वेर मेड विद बर्नेड ब्रिक्स। मकान में अनबेकेड ब्रिक्स यूज़ किया है, लेकिन ड्रेनेज में बर्न ब्रिक यूज़ किया है, ईंट जिसको जला के। यानी यहाँ पे हालांकि कुछ हमें किताब से पता चलता है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था बीच में एक महूल सिस्टम रखा हुआ था। ये जो अगर बंद हो गया नीचे पानी तो उसको साफ़ करने के लिए महूल इंस्पेक्टर होता था, उनको चेक करने के लिए बाज़ाब्ता कि कहाँ पानी ब्लॉक मत हो रहा है, उनको चेक करने के लिए बीच बीच में एक होल जैसा रखना ताकि चेक करना। ये यहाँ तक हमें प्लानिंग देखने को मिलता है इनकी टाउन में। तो ये एक ख़ास खूबी था हरप्पा के टाउन का, लोअर टाउन का। हमने अपर टाउन के ऊपर भी डिस्कस किया, हमने लोअर टाउन के ऊपर भी डिस्कस किया। तो ठीक है, ये टाउन का स्ट्रक्चर था कुछ जो प्लानिंग के साथ बना हुआ था, आज भी हमारे पास देखने को मिलता नहीं है। फिर सवाल होता है भाई मकान कैसा था फिर इनका, डोमेस्टिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था इनका। भाई मकान किस साइज़ का बना हुआ था, कितने स्टोरीज के थे,
क्या उनको खिड़कियां था? क्या आज हमारे तरह बड़े पैनलिंग लगा के हीटिंग, बड़े बड़े हीटिंग का सब कुछ था? या इनकी मकान किस तरह के थे? आज जिस स्टैंडर्ड हमारा मकान का जा रहा है, तो क्या उस स्टैंडर्ड का था? या वहाँ की लोगों का मकान कैसा था, बिल्डिंग्स का? द लवर टाउन एट मोहनजोदारो हैड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो लवर टाउन है वहाँ आम जनता रहते थे, ये फैक्ट है, क्योंकि मकान छोटे छोटे थे जहाँ हम लोग ही बैठेंगे। मैनी वेयर सेंटर्ड ऑन ए कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। मकान ऐसे बना हुआ था, बहुत सारे मकान जो बीच में एक बड़े कोर्टयार्ड रखा हुआ था, साइड से मकान के कमरेस बना हुआ था, रूम्स बना हुआ था। जैसे कि मैं छोटा मोटा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं, कि आप जो इमाम बारह में जाते हैं या बाकी कुछ बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ऐसा होता है, बीच में एक ऐसा सर्कल छोड़ के होता है जहाँ से पूरा आसमान दिख सकता है, ऐसा बाहर साइड से जो कमरे बना के। यानी इनकी मकान ऐसा था कि बीच में एक बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड छोड़ा था और साइड से रूम्स बन के था, ठीक है। And the courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during the hot and dry weather. और इस courtyard का इस्तेमाल, ये courtyard मेन जो है काम वगैरह करने के लिए, खासकर hot and dry season में weaving, cooking, इन चीज़ों के लिए। जैसे घर में गर्मी होगा, घर में खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि अंदर हीट लॉक हो रहा है, उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन क्या था? कोर्टयार्ड था। और क्या है, कोर्टयार्ड में ओपनली यहाँ पे जलाया, धुआं बाहर निकल गया, हीट बाहर निकल रहा है, लेकिन खाना बन रहा है यहाँ पे। या हमारे यहाँ पे कॉटन विंग दाखसांगती, हमारे मेन अक्सर घरों में वुमेंस लोग क्या करता है, बल्क हलबाज रिंच, एक किस्म का ये कॉटन के लिए धागा वगैरह बनाते समय काम सारा घरों के अंदर आके करता है, तो सारा वहाँ पे जो गंदगी है वो घरों में गिर जाना, हमारे नॉस में बहुत सारी समस्या है। लेकिन यहाँ देखो भाई, प्लानिंग, कोर्टयार्ड के बीच में ये कॉटन विंग, मकान, कमरा, रूम साइड से बीच में कोर्टयार्ड। अगर ड्राई सीजन में, जैसे कि अभी का ड्राई सीजन, या हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के सीजन, या अगस्त वाला गर्मी वाला सीजन, तो बाहर ये काम काज हम आराम से कर सकता है ताकि गंदगी अंदर ना पहुँचे। तो सारा काम कुकिंग का हो या वीविंग का हो, खासकर हॉट और ड्राई वेदर में, हॉट और ड्राई वेदर में ये सारा काम काज इन्हीं कोर्टयार्ड के मकान के बीच में जो कोर्टयार्ड छोड़ के वहाँ क्या करते थे। पीपल आर मोर कंसर्न फॉर प्राइवेसी, जो आज भी हमारे पास नहीं है। देखो, देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव द डायरेक्ट व्यू ऑफ द पीपल ऑन कोर्टयार्ड। देखो, अभी हम बाजार में पर्दा खरीदने जाते हैं मकान के लिए, क्या दिखता है? ये पर्दा जाली जैसा, वाइट, क्वालिटी नहीं भाई, क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए भाई, क्या कलर ऐसा हो, जाली जैसा हो। भाई पर्दा है, पर्दा किस चीज़ के लिए ला रहे हैं आप? कभी सोच रहे हो आप? जाली ला रहे हैं आप, जाली मतलब पर्दा होता है, वो प्राइवेसी नहीं है आपके पास। आप देखो यहाँ के लोग अपने प्राइवेसी को लेके कितना होशियार था। हरपन कल्चर में या इंडस वैली में या मोहनजोदारो में अगर हमें कुछ मकान ऐसे मिला जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की मकान को तो इन्होंने खिड़कियाँ ही नहीं रखा था, विदाउट विंडो, आसान बात नहीं कह रहा, विदाउट विंडो वो लोग कंफर्टेबल जी रहा था। वो प्राइवेसी को लेके कितना होशियार था ये लोग, जो आज नहीं है। खुदा ना करे घर में कुछ कहीं पे हम लोग कुछ भी कर रहे हो, लोग खिड़की से जाग के देखता है कि हमारा सोशल लाइफ देखो ना, इस तरह दिखता है, क्या हो रहा है, सब कुछ वहाँ से पता चलता है। ग्राउंड लेवल की खिड़कियाँ, अगर पर्दा भी लाए तो आप क्या जाली खरीद रहा है। लिहाजा यहाँ जो हम दिख रहा है कि इनके यहाँ पे हरपा के टाइम में प्राइवेसी को लेके इतना लोग होशियार था कि यहाँ ग्राउंड लेवल में जो मकान है हमारे फर्स्ट फ्लोर, यो ग्राउंड लेवल जैसे में ना, सबसे ग्राउंड लेवल के मकान, वहाँ कहीं पे भी लोग चले तो जाके ना देख सके या चलते हुए देख ना सके, विंडोज़ ही नहीं रखा था। उसके अलावा अभी भी हमारे यहाँ कुछ मकान ऐसा है, सड़क से हम दरवाज़ा ही खोले ना, सारा मकान का अंदर पूरा बाहर से चलते हुए लोग देख सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, मेन एंट्रेंस जो है ऐसे रखा था, यहाँ से यहाँ अंदर गया, घूमा, फिर अंदर घुसा, फिर दरवाज़ा खोला,
मतलब क्या हो गया, इंट्रेंस व्यू, क्या हो गया, प्राइवेसी। देखो भाई, डायरेक्टली दरवाज़ा खोले, यहाँ से कोई आए घूमे चले तो आवाज़ से भी पता चलता है अंदर जो कुछ प्राइवेसी कंसर्न, कुछ बिहेवियर्स है तो वो लोग तैयार होते हैं, अलर्ट होते हैं भाई कोई आ रहा है। या डायरेक्टली बाहर से विंड अंदर कमरे में नहीं पहुँचता है, डायरेक्टली हीट अंदर कमरे में नहीं पहुँचता है। मतलब प्राइवेसी कितना होशियार था कि पहले यहाँ से एंट्रेंस में घुसे, फिर यहाँ आए, फिर घुसे कमरे में, डायरेक्टली दरवाज़ा खोल के अंदर। आजकल हमारे पास कुछ मकान ऐसे हैं, डायरेक्टली दरवाज़ा खोले तो अंदर कुछ भी चल रहा है, बाहर सड़क से सब लोग दिखता है, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न देखो कितना होशियार था हड़प्पा के लोग। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इनकी दरवाजे से खोलते ही डायरेक्ट कमरे में नहीं पहुँचता था, डायरेक्ट कमरे में दरवाज़ा खोलते ही, क्योंकि वहाँ से घूमना होता था इनको, थोड़ा घूम फिर के कमरे में घुस जाए तो एक तो बाहर से विंड को रोके, ठंड वगैरह, ऊपर से प्राइवेसी देखो कितना बढ़िया प्राइवेसी था उनके यहाँ पे, कि कहा जाता है डायरेक्ट व्यू नहीं था। ठीक है, एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। आज भी नहीं है हमारे पास, हर घर का अपना बाथरूम नहीं है। बाथरूम बोले तो आप उस कंटेक्स्ट में नहीं जाना कि जहाँ पे आज कमोड लगा के, बड़ा सा ये टाइल लगा के, गज़र लगा के, जहाँ पे वो कंफर्ट लाइफ वाला नहीं। उस वक़्त की कंटेक्स्ट में देखो, उस वक़्त अगर घर के कोने में भी कहीं नहाने की एक जगह बनाया जाए तो बहुत बड़ा काम है उस वक़्त के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उस वक़्त ये चीज़ नहीं हुआ करते थे। कहता है एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, हाउसेस ड्रेन्स कनेक्ट थ्रू द वेल टू द स्ट्रीट ड्रेन, सम हाउसेस हैव रिमेन ऑफ स्टेयरकेस टू रीच द सेकंड स्टोरी ऑफ द रूफ। यानी हर घर के साथ एक अटैच बाथरूम था और हर बाथरूम की ड्रेन सिस्टम मेन कुएं से कनेक्ट होता था और मेन ड्रेन में चले जाते थे। और साथ साथ यहाँ कुछ सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिला सेकंड स्टोरी में जाने के लिए, रूफ पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए, या बिल्डिंग के सेकंड स्टोरी में जाने के लिए। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिला उनके मकान में, जो किनके, हड़प्पा के। तो मकान का स्ट्रक्चर ऐसा था, उनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऐसा था मकान का। Many houses had wells, often in rooms that could be reached from the outside and perhaps used by passers-by. बहुत सारे मकान ऐसा था जिनके साथ पानी वगैरह इस्तेमाल करना, कुएं से जाना, प्राइवेसी, सब कुछ, यानी इतने प्लानिंग के साथ कि आउटसाइडर्स को इजी भी नहीं था, कई जगह से पास होने का जगह था, कई जगह से इजी भी नहीं था। अच्छा ना, बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स भी दिखता है। हमें ऐसे कौम का जिक्र करें जो 2600 BC का है भाई, आज अपने साथ कंपेयर करें तो यहाँ हम बहुत दूर की बात इनकी सोच में। ठीक है, ये एक फैक्ट है, आर्कोलॉजी को प्रूफ हुआ, इस कल्चर के बारे में पता चला। लेट 19वीं सेंचुरी के बाद ये चीज़ बहुत हमारी किताबों में एक चैप्टर बन के आया है, वरना हम हिस्ट्री वैदिक से शुरू करते थे। हड़प्पा के बारे में उतना हमें नॉलेज नहीं था, ये लेट में हमको आया, लेकिन बहुत कुछ बता रहा है कि इससे पहले भी इंडिया में एक कौम रहा है। हालांकि वैदिक वाला पीपल आपको पता है ये ट्रांस पीपल था, ये कोई सिविलाइज नहीं था, ये कोई प्लानिंग के साथ अर्बन कल्चर नहीं था। यहाँ तो अर्बन कल्चर देख रहे भाई हम 2600 BC पहले इंडिया में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स। हम जो है हड़प्पन के स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि सोशल लाइफ में क्या डिफरेंस था। इंशाल्लाह हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो स्ट्रैटेजीज़ क्या रहा, इनमें सोशल डिफरेंसेस क्या रहा, ये इन चीज़ों के ऊपर कल डिस्कस करेंगे हम, कि ये जो डिफरेंसेस क्या था इनमें, आपस में सोसाइटी में कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे।